हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम होने वाला है। कुछ लोग के हो चुके हैं और कुछ लोग के होने वाले हैं, तो जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली होगी। लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। अगर प्रीवियस आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पूरी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व कर लीजिए, बार बार रिविजन कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करिए। और फ्रेंड सर्कल में अपने, जहाँ पर भी व्हाट्सएप पे या फिर जो टेलीग्राम चैनल पे आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे आम है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडिया में, जैसे इंडिया हमारी मिक्स इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, सॉरी डेवलपमेंट है, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी, क्योंकि इस टाइम तो चरम सीमा पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि इस टाइम हमारे भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल है, या फिर डिस्मिस्ड है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिकल है, संरचनात्मक, प्रछन्न, छिपी हुई, नशोत्मक या फिर चक्रीय। तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं खेतों में ही जितने लोगों की नीड नहीं होती उससे ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। देखने में तो आपको लग रहा है कि सबके सब जो है रोज़गार से लगे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आधे भी लोग काम करेंगे तो भी वो काम आसानी से किया जा सकता है और वो आधे लोग बाकी जगहों पर कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो ये छुपी हुई बेरोज़गारी हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट caused by a mismatch between skill and job requirement is। कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल होने के कारण होने वाली बेरोजगारी है। सीजनल, स्ट्रक्चरल, ओपन, एजुकेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल, यानी कहने का मतलब ये है कि स्किल्स और जो जॉब है, आज के टाइम में आपको सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिली। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। जैसे कि बहुत से शॉर्ट कोर्सेज होते हैं या फिर लैंग्वेज स्किल कोर्सेज हैं, आप लोग कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। सिंपल सा बीकॉम करके अगर आप सोच रहे हैं या बीबीए करके आप सोच रहे हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इवन आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, कि आपको बीएड करना पड़ेगा। या तो फिर आप नेट क्वालिफाई, नेट तो बीकॉम के बाद आपको पहले एमकॉम करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें भी अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सैलरी नहीं प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। या इसके अलावा अगर आप बीकॉम के बाद कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, स्पेशली अगर एआई से रिलेटेड कर लेते हैं, या फिर अगर आप इसके साथ ही जो सीएस का होता है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, या फिर बैंकिंग सेक्टर की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री लेना सफिशिएंट नहीं है आज के टाइम में, तो स्किल्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। तो जब यहाँ पर उसी दोनों के बीच में क्या होता है, आपस में तालमेल सही से नहीं होता है कि एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन स्किल्ड लोग नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की बेरोजगारी स्ट्रक्चरल कहलाती है, संरचनात्मक कहलाती है। जैसे वैकेंसी आई, वहाँ पर अब ज़्यादातर चीज़ों में आप लोग को सजेस्ट करेंगे ओ लेवल कर लीजिए। बीकॉम करने के बाद आप लोग ओ लेवल ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती हैं अब बीकॉम के साथ ओ लेवल ज़रूर मांगा जा रहा है। और या फिर ट्रिपल सी तो बहुत आसान है, फॉर्म भर दीजिएगा और आप में से बहुत लोगों के पास होगा भी, और एग्ज़ाम दे दीजिएगा, इसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहुत आसान होता है ट्रिपल सी करना। और ओ लेवल अगर हो सके तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सांख्यिकी अधिकारी है, इस तरह की जो ट्रिपल एस सी से, यूपी ट्रिपल एस सी से जो वैकेंसीज आती हैं उन सब में ये मांगा जाता है। तो अगर एक रिदम से एक लाइन में आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके लिए जॉब मिलना ईज़ी है, ना कि इधर-उधर आप भटकते रहेंगे तो फिर इसी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएँगे और वहाँ पर जॉब आपके लिए मुश्किल होगी। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, जितना आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो वैकेंसीज़ आती हैं उसको भी मैं अपडेट करती हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद का भी आप लोग के लिए ऑप्शन अच्छा रहेगा अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इन विच सेक्टर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरीली फाउंड। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, आईटी सेक्टर में। तो यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सीजनल, जैसे कि अभी हमने, क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर बहुत डेवलप है, तो यहाँ पर सीजनल अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में बहुत देखने को मिलती है।
वहाँ पर जब जो है सीज़न होता है जैसे कटाई का या बुआई का तो उस टाइम पर तो आपको जॉब मिल जाएगी, बाकी टाइमिंग में आप खाली रहते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर हमको सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी फॉर हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क। मनरेगा कितने दिनों के काम की कानूनी गारंटी प्रदान करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पर का मनरेगा, क्योंकि अभी करंट में ही इसका नाम चेंज किया गया है। अब इसका नाम जो है मनरेगा से अब इसका नाम बदल करके वीबी यहाँ पर वीबीजी इसका नाम कुछ इस तरह से हो गया है, वीबीजी रामजी करके है। अगर इसको हम कहें कि इसकी डिटेल में तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये इसका पूरा नाम हो चुका है। ये विकसित हो जाएगा, ये भारत हो गया, यहाँ पर ग्रामीण हो गया, रोजगार हो गया और आजीविका गारंटी मिशन। ये इस तरह से पूरा आपका फुल फॉर्म निकल करके आ रही है। तो अब कह रहा है कि कितने दिनों की गारंटी देता है, तो जब से रिफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है, तो अब ये 150 150 डेज की गारंटी दे रहा है। पहले का जो मनरेगा था, जो ये आप देख रहे हैं 2005 का था, इसमें जो था वो 100 डेज की गारंटी थी। अब जो है 150 डेज की गारंटी हो चुकी है यहाँ पर कि 150 दिन का आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। पहले ये था कि 15 डेज में जो पेमेंट था वो मिल जाना चाहिए था। अब जो है इसके थ्रू ये जो पेमेंट है वो कितने में मिल जाता है, ये आपको वीकली यानी कि सप्ताह में ही आपको पेमेंट इसका मिल जाएगा। तो ये सारे चेंजेस इसमें हैं, ये अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी इन इंडिया एस्टिमेट्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। भारत में बेरोजगारी की दर का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? नीति आयोग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर आरबीआई। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसका पता कौन लगाए, जैसे कि अलग अलग एजेंसीज होती हैं, अलग अलग काम करती हैं। तो अब जो है वो एनएसओ, पहले ये सीएसओ था, पहले ये जो था वो सीएसओ के नाम से था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन वही चीज थी, और उसको बदल के एनएसओ कर दिया गया, एनएसओ कर दिया गया है। सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को मिला करके अब एक आपकी बन गई है, एक लीगल बॉडी बन गई है एनएसओ। तो इस दोनों ही काम, जैसे कि राष्ट्रीय आय की इसका संकलन करना जो है वो भी काम सीएसओ का था, अब एनएसओ करता है। तो अगर पेपर में सीएसओ लिखा है तो वही आंसर लगा दीजिए, अगर आपका एनएसओ दे रखा है तो फिर इसको लगा दीजिएगा। दोनों ही ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो गया, लेकिन अक्सर अपडेट नहीं होते हैं क्वेश्चन, तो पुराना ही दे रखा होता है सीएसओ, तो वही लगा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, हाई वेजेस, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड लेबर। अभी इसको मैंने आपको समझाया था, छिपी हुई। देखने में तो लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ना भी काम कर रहे हो वहाँ पर तो भी काम पर कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। तो क्या होता है ये? तो ये ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि उनकी शून्य सीमांत उत्पादकता होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अगर 100 जो इकाइयाँ हैं यूनिट से बन रही हैं, अब अगर आप 101 इकाइयों को बनाते हैं तो इस एक इकाई जो एक्स्ट्रा बनी थी, इसके बनाने की जो लागत है, कॉस्ट है, वो मार्जिनल हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो ये है आपकी प्रचंड बेरोज़गारी, इसमें अगर आप एक इकाई को एक्स्ट्रा बढ़ाएँगे भी, तो कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो वही ज़ीरो मार्जिनल, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। चलिए नेक्स्ट है, द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन। शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। रूरल एरियाज की, अर्बन की, कोस्टल एरियाज की, नन की। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बताने की जरूरत ही नहीं, आप सबको पता है। शहरी क्षेत्र की तरफ जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग छोटी छोटी दुकानें भी खोल लेते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एम्प्लॉयड है, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वो एक छोटा काम नहीं करना चाहता। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है, अब आपसे कहा जाए सिंपल से एक दुकान पे बैठ जाइए, तो आप नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे आपको कोई कंपनी में नौकरी मिल जाए, चाहे किसी स्कूल में आप पढ़ाने लगे। तो वहाँ पर क्या है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि लोग आत्मनिर्भर थोड़ा-सा कम बन रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, उनके पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। अपना खुद का काम थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन जो है खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं आप, और उसके बहुत से सेक्टर हैं, जैसे कि आज के टाइम में तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपको दे रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करिए, अच्छा करिए। वहाँ पर भी स्किल्स का यूज़ करके कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोज़गारी का एक कारण है? पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, धीमी धीमी औद्योगिक वृद्धि, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
तो बेरोज़गारी का कारण क्या है? तो बताने की नीड ही नहीं है, आपको सबको पता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में, इसमें जनसंख्या वृद्धि में। हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हो तो रही है, लेकिन जो दर है उसकी वो बहुत कम है, स्लो है। जोधपुर शिक्षा प्रणाली इसका तो अभी जीता जागता उदाहरण हम सबने देखा नीट का पेपर जो लीक हो गया, उसके बाद जो है कैंसल हो गया है अब तो। इसमें क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशंस है, आप सभी लोग जान रहे हैं, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितनी डिफेक्टिव एजुकेशनल प्रणाली हम लोग की हो चुकी है कि कभी-कभी तो डिमोटिवेशन भी होता है बच्चों को कि पढ़ना चाहिए भी क्या कि नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलेगा, बस आपको लगे रहना है, एक अच्छा नागरिक बने रहिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सभी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। हम और आप मिलकर ही चीज़ों को सुधार सकते हैं, किसी एक की कोई जवाबदेही नहीं है, हम सभी सिस्टम का हिस्सा हैं, हम सबको मिलकर के इन चीज़ों को सुधारना है। चलिए नेक्स्ट है टैक्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली सीन इन चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में, बैकवर्ड कंट्रीज में, ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पर जो चक्रीय बेरोजगारी होती है, हाँ, जो चक्रीय बेरोज़गारी होती क्या है, तो इसमें क्या रहता है कि छँटनी की जो आपने सुना होगा एक वर्ड कि जब बहुत ज़्यादा मंदी का टाइम होता है या अभी सबसे अगर हाल ही का उदाहरण देखें तो कोरोना का टाइमिंग जब थी, कोविड के टाइमिंग में क्या हुआ था कि जो कंपनीज़ थी उन्होंने छँटनी प्रक्रिया यानी कि जो लोग थे उनको निकाल देना काम से, छँटनी करना। तो उसकी वजह से ये बेरोज़गारी हो जाती है कि जब जो है माँग जो होती है वो डिमांड जो होती है कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है। यहाँ पर एक साइकिल ऐसा चलता है इसीलिए, क्योंकि माँग आपकी क्या होगी, माँग में कमी होगी, डिमांड यहाँ पर आपकी डिक्रीज़ होगी, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन भी आपको कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन जो होगा वो घट जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वहाँ पर कम एम्प्लॉइज़ की नीड होगी, क्योंकि एम्प्लॉइज़ वहाँ पर क्या हो जाएँगे, एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसको घटाया जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये पूरा सर्किल है जो चलता रहता है इकोनॉमी का एक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें चक्रीय बेरोज़गारी की, तो सामान्यतः जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश, वैसे तो ये दोनों में देखी जाती है, विकासशील में भी, विकसित में भी, अगर बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ लगा दीजिएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कहा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को आती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज मनरेगा पास्ड? मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? 2000 में, 2005 में, 10 में, 14 में। अभी मैंने आप लोग को मनरेगा के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। उसमें मैंने ये भी बताया था कि मनरेगा कौन से ईयर में था। अगर आप अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा और सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं, सब कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज घर्षणात्मक बेरोजगारी को किस रूप में जाना जाता है? सर्च अनएम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है और उसी किस नाम से घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है क्या, पहले वो समझ लीजिए। इस वीडियो में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं वो सारे आपके कवर हो गए, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वो सारे मैं इंक्लूड कर लूंगी। ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हैं उसमें इस टॉपिक पर बहुत कम क्वेश्चन थे, तो इसलिए आपको इंडिविजुअल एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी, जिससे कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो घर्षणात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें क्या रहता है कि रोजगार तो अवेलेबल है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है और अच्छी चीज़ ढूँढने की वजह से अपनी जॉब को छोड़ कर के किसी और दूसरे उसमें जाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसको और अच्छी जगह जॉब मिल सके। तो वही आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर कहें हम तो सर्च अनएम्प्लॉयमेंट खोज बेरोजगारी, जैसे कि बताया भी मैंने कि आपके पास एक जॉब है लेकिन आप चाह रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो या फिर आपको वहाँ सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, वहाँ का इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप चाह रहे हैं और अच्छा आपको मिल जाए, तो उसमें आप सर्च करते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को, तो यहाँ पर का एक आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच एज ग्रुप इज यूजुअली कंसीडर्ड फॉर द लेबर फोर्स? श्रम बल के लिए आमतौर पर किस आयु वर्ग पर विचार किया जाता है? 0 टू 14 ईयर्स से 50 टू 59, 80 टू 65, अबव 60। तो यहाँ पर 15 टू 59 ईयर्स जो होता है वो लेबर फोर्स के लिए आमतौर पर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है जॉबलेस ग्रोथ रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर रोजगार विहीन विकास उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां जीडीपी फॉल्स, जीडीपी ग्रोथ बट जॉब्स डजन, जॉब्स ग्रो बट जीडीपी डजन, या फिर नो ग्रोथ एट ऑल। तो यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ जो होती है वो किस तरह की सिचुएशन है, रोजगार विहीन विकास, यानी कि विकास तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा कब होगा, जब जीडीपी ग्रोथ बट जॉब डजंट, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं, जैसे कि इस टाइम हमारे देश में देखने को मिल रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है,
हम जो है फोर्थ ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, इस टाइम जो है फोर्थ पोजीशन पे है हमारी इकोनॉमी। लेकिन अगर हम देखें जॉब के मामले में तो कितना ज़्यादा बुरा हाल है, आप सबको पता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? यहाँ पर कौन सी योजना है? तो ये हो जाएगी PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू, बेरोजगारी का परिणाम होता है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों की हानि, इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी में वृद्धि, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें होती हैं। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार, भी किसी को आप रोजगार दे दीजिए, उसके पास टाइम ही नहीं है इतना कि फिजूल की चीजों में ध्यान देगा, वो अपने जो है काम में लगा रहेगा और खुश भी रहेगा। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयड नहीं है तो अभी जितना आप दंगा फसाद चारों तरफ देख रहे हो इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो फ्री है। अब खाली दिमाग क्या करेगा? इधर उधर की ये चीजें करेगा ही। तो वही चीज उसका परिणाम हो जाती है। पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स को लॉस हो रहा है बहुत, इंडिया में अनलिमिटेड भरा पड़ा है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है और सामाजिक अशांति बढ़ रही है, तो सारे करेक्ट हो जाएंगे ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ड्यू टू, तकनीकी बेरोजगारी किसके कारण होती है? यूज ऑफ न्यू मशीनरी, लैक ऑफ कैपिटल, हाई पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। टेक्नोलॉजिकल तो यहाँ पर ये रहता है कि जैसे कि बीच में जब कंप्यूटरीकरण हुआ था, कंप्यूटराइज्ड हो गया था सारी चीजें, तो जो पहले के एम्प्लॉय थे उन लोगों को क्या था, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता था। तो आज के टाइम में तो बच्चे बच्चों को आता है, लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम नया भारत में कंप्यूटर जो था, एक कंप्यूटर क्रांति आई हुई थी, तो वो टाइम पर लोगों को नहीं आता था। तो जो पहले के लोग जॉब कर रहे थे उन लोग को सिखाना, नहीं सीख पा रहे तो उनको हटा करके जो लोग हैं नए उनको रखा गया था। तो वहाँ पर ये आपकी एक अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पर रही थी। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है यूज ऑफ न्यू मशीन, नई मशीनों के उपयोग के कारण होती है, क्योंकि पुरानों को यूज करना आता है हमको, जब नई चीज आती है तो हमको नया यूज कर सीखना पड़ता है। एक आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच सर्वे प्रोवाइड्स डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में रोजगारी पर डेटा कौन सा सर्वेक्षण प्रदान करता है? PLFS है, सेंसस है, RBI एनुअल रिपोर्ट है, सेबी रिपोर्ट है। तो कौन करता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो AI है। जब से AI आया है तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है काफी नौकरियों को समाप्त कर देगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हम आसानी से थ्रू कर सकते हैं, तो इस वजह से कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इज, ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण है एजुकेशन, सर्च फॉर जॉब्स, एंटरटेनमेंट, क्लाइमेट। तो यहाँ पर द मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, सर्च फॉर जॉब्स। अभी जब कोरोना का टाइम आया था तो आपने देखा ही था कि कितने लोगों ने पलायन करके गए हुए थे, वो लोग वापस अपने अपनी जगहों पर जा रहे थे, तो कितनी प्रॉब्लम आई थी। ये बीच में अभी LPG वाला जो क्राइसिस चल रहा है, तो जिसकी वजह से कितने लोग जो है अपनी अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि कितने लोग पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ रोजगार की तलाश में। एक आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पर बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाई GDP, लो पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, तो जितने लोग देश में रह रहे हैं और जितनी हमारी ओवरऑल राष्ट्रीय इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है लोगों की संख्या से, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो किसी देश की अगर ग्रोथ को देखना है तो उसकी नेशनल इनकम नहीं, उसकी पर कैपिटा इनकम देखी जाती है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। लेकिन अब यहाँ पर एक कोई इतना सही नहीं कहा जा सकता। जैसे कि इंडिया में ही अगर बात की जाए, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जितनी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या फिर जो लोअर क्लास है, और अपर क्लास में देखिए, अपर क्लास में कुछ आपके ऐसे हैं फैमिलीज, अगर उनकी बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर मिडिल क्लास में जाइए या लोअर में जाइए तो बहुत ही कम होगी। तो बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी खाई है बीच में, समझ लीजिए। तो पर कैपिटा इनकम भी इंडिया में सही तरह से नहीं दर्शा पा रही है कि सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर अगर आंसर है तब तो आपको यही लगाना ही है, लो पर कैपिटा इनकम, लेकिन रियलिटी जो है उसको बता रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर, अल्प रोजगार तब होता है जब लोग नॉट विलिंग टू वर्क, काम करने के इच्छुक नहीं है, वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड है, लेजी हैं।
तो अंडर एम्प्लॉयमेंट अल्प रोजगार क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार दोनों में डिफरेंस होता है। तो अल्प रोजगार का मतलब यहाँ पर ये है कि लोग अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं, वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी। अगर आप विदेशों के में से तुलना करिए और इंडिया में तुलना करिए तो हमारे यहाँ कैपेसिटी लोगों की कम होती है काम करने की। वो लोग ज़्यादा क्षमता के साथ कम कर पाते हैं, उसके बहुत से रीज़न्स हैं। सिर्फ़ यहाँ पर लोगों की गलती नहीं है, रीज़न्स यहाँ पर ये भी हैं कि वहाँ पर जो अच्छा उनको लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल रही हैं, जो कम्युनिकेशन की हो, चाहे आने-जाने की हो, वहाँ पर ऑफ़िसेज़ में हो, उतनी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से भी लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर से, जिसमें आपको सारी चीज़ें ही कवर कर दी मैंने, जितनी आपकी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। अब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करिए, और आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, बिल्कुल फ्री है, वीडियोज़ भी सारी आपके लिए फ्री प्रोवाइड कराते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आपको हमसे कुछ चाहिए, सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।